Assalamualaikum, I am Abubakar bin Amir. Welcome back to my channel with another video. As discussed earlier, आज की वीडियो से हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है फॉरेक्स मार्केट कि बेसिकली फॉरेक्स मार्केट क्या है और मतलब डिटेल में हम आज फॉरेक्स मार्केट की इम्पोर्टेंस, उसमें जो करेंसी पेयर्स और जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यार फॉरेक्स मार्केट की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो फॉरेक्स मार्केट इज़ अ मार्केट जहाँ पर करेंसीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है, जहाँ पर आप एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फॉरेक्स मार्केट इज़ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, जहाँ पर डेली का $5 ट्रिलियन पैसा सर्कुलेट करता है। तो यार अगर फॉरेक्स मार्केट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की जाए तो फॉरेक्स मार्केट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी फैसिलिटेट करती हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये काफ़ी हद तक इसमें फॉरेक्स मार्केट जो है वो हेल्प करती है। इसके अलावा अगर फॉरेक्स मार्केट देखी जाए तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी मार्केट है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द फॉरेक्स मार्केट इज दैट दिस इज अ लिक्विड मार्केट। तो आप में से काफ़ी लोगों को जो है वो लिक्विड टर्म का मतलब नहीं पता होगा कि व्हाट इज मेंट बाय लिक्विड मार्केट। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि लिक्विड मार्केट का मतलब ये है कि जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फ़ौरन कैश कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है, आपका या प्रॉफिट अगर आपको होता है तो आप उसको फ़ौरन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको आप फ़ौरन विड्रॉ वगैरह करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉरेक्स मार्केट के बारे में। और दूसरी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और वो इससे अपने प्रॉफिट्स निकालते हैं। सो द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जो कि मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ, जो बिसाइड्स फॉरेक्स किसी भी फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है मार्केट पार्टिसिपेंट। तो इसी तरह फॉरेक्स मार्केट की अगर बात की जाए तो उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी अपना रोल काफ़ी हद तक अदा करते हैं। जैसा कि फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो उसमें आपके कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, जो कि अपने क्लाइंट्स की बेनिफिट के लिए जो है वो मार्केट में एंट्रीज लेते हैं। उनके पास अपने क्लाइंट्स के जो पैसे पड़े होते हैं उनको वो इन्वेस्ट करके तो अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट देते हैं। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, जिसमें लार्जर फर्म्स जो होती हैं, जो कि वो भी अपने एक हद तक अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट देने के लिए मार्केट में एंट्रीज वगैरह लेते हैं। उसके बाद फिर आपके सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं, जैसा कि अगर अमेरिका की बात की जाए तो उसमें फेड की बात की जाए तो, और इनका मेन पॉइंट सेंट्रल बैंक्स का जो मेन एम होता है वो है अपनी कंट्री को स्टेबलाइज करना। जैसे कि अगर ईसीबी की बात की जाए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, तो वो मार्केट में अगर एंट्रीज वगैरह लेता है तो उसका मेन मकसद जो होता है वो ये है कि वो अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर सके। तो इसके अलावा इसमें रिटेलर इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, जैसा कि मैं हूँ, आप हैं, हाँ मैं और आप जो है वो रिटेलर इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ जो है मार्केट में एंट्रीज लेते हैं और थोड़े प्रॉफिट के साथ जो है वो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, या फिर थोड़े लॉस के साथ वो फिर एग्जिट मार्केट से कर जाते हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में जैसे मैंने आपको कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बताया है, तो इसमें एक मेन पार्टिसिपेंट जो है वो ब्रोकर्स भी हैं, ब्रोकर्स एंड मार्केट मेकर्स, जो कि बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप अपना ऑर्डर वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपनी ट्रेड ले सकते हैं, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिस पे आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, वो बेशक सेल के हो या बाय के हो, जिसमें आप ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फोर्थ पॉइंट विच इज करेंसी पेयर। तो बेसिकली जब आप फॉरेक्स मार्केट में किसी भी करेंसी पेयर को डील करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ टू करेंसीज। फर्स्ट करेंसी इज कॉल्ड अ बेस करेंसी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड काउंटर करेंसी।
तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि द वैल्यू ऑफ द बेस करेंसी इज ऑलवेज 1। तो जो किसी भी करेंसी पेयर का जो एक्सचेंज रेट है वो ये शो करता है कि द अमाउंट ऑफ करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय द 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट, जिसको आप एक्सचेंज रेट कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि अगर आप यूरो यूएसडी में डील कर रहे हैं, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर, यूरो यूएसडी का अगर आप फर्स्ट कर लेंगे एक्सचेंज रेट 1.2 चल रहा है, तो इसका मतलब ये है इसमें यूरो यूएसडी में यूरो इज अ बेस करेंसी एंड द यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर इज अ काउंटर करेंसी। तो बेसिक तो अगर यूरो यूएसडी का फॉर एग्जांपल रेट 1.2 चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय द 1 यूनिट ऑफ यूरो इज 1.2 डॉलर्स। तो यार अगर करेंसी पेयर्स को मजीद डिटेल में डिस्कस किया जाए तो करेंसी पेयर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज मेजर करेंसी पेयर्स। मेजर करेंसी पेयर्स आर दोज करेंसी पेयर विच इन्वॉल्व द यूएस डॉलर with other major economic currencies. For example, euro versus US dollar, pound versus US dollar, Japanese yen versus US dollar। और इसके बाद इसकी अगर सेकंड टाइप डिस्कस की जाए तो सेकंड टाइप इसकी है माइनर करेंसी पेयर। माइनर करेंसी पेयर्स आर दोज जिसमें US डॉलर तो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन आपकी मेजर अदर इकोनॉमिक करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसा कि यूरो वर्सेस पाउंड, यूरो वर्सेस जापानीज येन, पाउंड वर्सेस जापानीज येन। इसके बाद अगर इसकी थर्ड टाइप की बात की जाए तो थर्ड टाइप ऑफ करेंसी पेयर आर कॉल्ड एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। एक्सोटिक करेंसी पेयर्स को अगर डिस्कस किया जाए तो ये बेसिकली इसमें बेसिकली वन करेंसी पेयर जो है वो यूएस डॉलर होता है, और अदर करेंसी पेयर जो कि एक स्मॉल इकॉनमी या कोई इंटरमीडिएट कंट्री नॉर्मल जो कि मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा हो वो उस कंट्री की करेंसी पेयर इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर वर्सेस तुर्किश लीरा, यूएस डॉलर वर्सेस साउथ अफ्रीकन रैंड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू आफ्टर करेंसी पेयर इज लिक्विडिटी। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि फॉरेक्स इज अ लिक्विड मार्केट। तो बेसिकली अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो लिक्विडिटी इन सिंपल टर्म्स ये है कि ऐसा करेंसी पेयर, मतलब फॉरेक्स तो ओवरऑल ही लिक्विड मार्केट है, क्योंकि इसमें आप एक करेंसी पेयर में अगर आपने एंट्री लिया तो आप उसको फ़ौरन उस पोजीशन उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। तो बेसिकली लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो फॉरेक्स मार्केट इज़ अ वेरी लिक्विड मार्केट, बिकॉज इसमें आप अपनी ट्रेड को फ़ौरन एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, आपका जो ऑर्डर है वो फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसा कि अगर मेजर करेंसी पेयर्स की बात की जाए तो इन में बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग होती है, जिसमें इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे इनके मार्केट फ़ौरन एग्जीक्यूट आप ट्रेड में फ़ौरन एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स की बात की जाए, जैसे मैंने आपको एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स की एग्जांपल में यूएसडी वर्सेस तुर्किश लीरा की एग्जांपल दी थी। तो अगर आप यूएसडी वर्सेस तुर्किश लीरा की बात की जाए तो ये एक ऐसा करेंसी पेयर है जिसकी लिक्विडिटी बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें इतने बायर्स और सेलर्स नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी लिक्विडिटी बहुत कम है। आप अगर आप में से किसी ने अगर ट्रेड भी किया है इस करेंसी पेयर में तो आपने देखा होगा कि इन करेंसी पेयर्स में जो होते हैं वो स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपको एक सर्टेन पॉइंट पे जाके प्रॉफिट या लॉस शुरू होता है। द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व्स इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, गवर्नमेंट डेप्थ, करंट अकाउंट बैलेंस या ट्रेड बैलेंस भी जिसको आप कह सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, अगर कोई भी मुल्क फॉर एग्जांपल अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एग्जांपल ली जाए, अगर वो अपने कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का यूएस डॉलर्स पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट होगा, काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर उन यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरेस्ट रेट्स
बढ़ते हैं तो जिसकी वजह से बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की अप्रिसिएशन होते हैं। इसी तरह किसी भी कंट्री की एग्जांपल ले लें, किसी भी कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए इंक्रीज़ किए जाते हैं तो उस कंट्री की करेंसी की काफ़ी अप्रिसिएशन होती है। तो इसके बाद अगर ट्रेड बैलेंस की बात, करंट अकाउंट बैलेंस की बात की जाए, जिसको आप ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं, बेसिकली ये एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे डिपेंड करती है। अगर किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट्स जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा है तो उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी अप्रिसिएशन होती है। सिमिलरली अगर किसी कंट्री की इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो वो वाइस वर्सा होगा, मतलब उसकी करेंसी की जो है वो करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होगी। नेक्स्ट फैक्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट। तो अगर फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेक्स की बात की जाए तो इसमें बेसिकली आपके जो मेन पॉइंट्स आते हैं उनमें आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया। उन इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो है वो आपकी इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट्स पर आ जाते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको आप इंटरेस्ट रेट्स भी कह सकते हैं। इसके बाद इसमें न्यूज़ एंड इवेंट्स भी इस टॉपिक में कवर होते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कि करेंसी पेयर के एक्सचेंज रेट पर काफ़ी हद तक असरअंदाज करता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें न्यूज़ एंड इवेंट्स भी काफ़ी हद तक जो है वो फॉरेक्स मार्केट पर फॉरेक्स के फंडामेंटल्स जो हैं जो करेंसी के एक्सचेंज रेट पर काफ़ी हद तक असरअंदाज होते हैं। इनमें जो है वो आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आ जाती हैं। इसके अलावा कोई नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कोई फ्लड या अर्थक्वेक वगैरह, जिससे जो है वो आपकी करेंसी के एक्सचेंज रेट पर, किसी भी मुल्क की करेंसी के एक्सचेंज रेट पर काफ़ी हद तक असर करते हैं। तो इसके बाद अगर फॉरेक्स के टेक्निकल्स की बात की जाए तो उस टेक्निकल एनालिसिस, जिसको बेसिकली आप इन सिंपल वर्ड्स कहते भी हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो चार्ट रीडिंग, बेसिकली चार्ट रीडिंग को कहते हैं, जिनमें आपके प्राइस चार्ट्स और कैंडल पैटर्न्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चार्ट खुला है, तो बेसिकली इस चार्ट की रीडिंग को जो है वो आप टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसमें आप देखते हैं कि सपोर्ट किधर है, रेजिस्टेंस किधर है। बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो सपोर्ट आपकी किसी भी करेंसी पेयर की सपोर्ट वो होती है जहां पर बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं पोजीशंस ओपन करने के लिए, बाय करने के लिए। उसके अलावा अगर आप रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो इन सिंपल वर्ड्स ये है कि ऐसा पॉइंट या ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप कह सकते हैं जहाँ पे जो है वो बायर्स जो होते हैं वो अपने टेक प्रॉफिट लेते हैं। अपनी जो किसी भी बायर ने जो है वो अपनी पोजीशन ओपन किया तो उसका टेक प्रॉफिट या वो ऐसे रेजिस्टेंस पे लेते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस पे बेसिकली जो है वो सेलर्स भी एंट्रीज लेते हैं, जिस पे वो सेल्स की ट्रेड ओपन करते हैं, जिसकी वजह से जो है रेजिस्टेंस पे बेसिकली आपकी मार्केट जो है वो डाउन आती है। तो यार अब मैं फॉर मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट वो आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में अगर डील करते हैं तो उसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आप ये कह रहे हैं कि आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको बेसिकली आप जो है उसको अच्छे रिस्क के साथ जो है वो डील करें। फॉर एग्जांपल कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट, जैसे आपकी $500 फॉर एग्जांपल अगर आपकी $500 इन्वेस्टमेंट है तो आपने ट्रेड लेते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं अपनी $500 की जो इक्विटी है उस पर कितना % रिस्क ले सकता हूँ। मतलब उसमें फिर आपके जो है वो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आ जाते हैं, टेक प्रॉफिट्स आ जाते हैं, उसके अलावा फिर आपकी R2R रेशो आ जाती है। तो बेसिकली जो R2R रेशो है, वैसे तो एक जो रिकमेंडेड R2R रेशो है वो है 1:1। 1:1 का मतलब ये है कि आप जितने % आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट में से रिस्क कर रहे हैं उतनी % जो है वो आप प्रॉफिट में निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1:1 रेशो का मतलब ये है कि अगर आपको एक ट्रेड आपने लिया है किसी भी करेंसी पेयर में, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी में, तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट जो है वो 20% हो रहा है तो उसी तो 1:1 रेशो का मतलब ये है कि आपको लॉस भी जो है वो 20% का हो रहा है।
तो बेसिकली आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर्स है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आर बेसिकली मार्केट एग्जीक्यूशन प्राइस। जो आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर, मतलब आपने एक ट्रेड लगाई, आप कहते हैं इस पॉइंट पर जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, तो वो स्टॉप लॉस ऑर्डर उसको कहते हैं, जिसको आप जो है वो अपनी ट्रेड लगाने के बाद प्लेस करते हैं, और जब मार्केट उस पॉइंट पर आती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रेड क्लोज हो जाती है। और इसी तरह अगर टेक प्रॉफिट की बात की जाए तो जब आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं उसके बाद आप एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर आपने प्रॉफिट निकालना होता है, तो उसको टेक प्रॉफिट कहते हैं, जो आप ट्रेड लगाने के बाद सेट कर देते हैं। और जब मार्केट उस पॉइंट पर जाए तो आपकी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसमें एक मेन पॉइंट जो है वो पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग जो है वो एक रिस्क मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोजीशन साइजिंग बेसिकली यह है कि आप एक ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो अब वो कितनी पोजीशन की ओपन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक इक्विटी जो है वो $500 है और आप एक ट्रेड ओपन कर रहे हैं जिसकी आपने पोजीशन ही $400 रखी है, तो ये जो है एक अच्छी पोजीशन इसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि $500 पे अगर आप अपना तकरीबन 70 to 80% जो है वो आप अपना इक्विटी जो है वो रिस्क पर डाल रहे हैं। तो जैसे एक अच्छी पोजीशन, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपकी $500 इक्विटी है, तो आप जो है एक अच्छी पोजीशन जो है उसको आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी इक्विटी का 20% 10% जो है वो रिस्क पर ले रहे हैं, तो इसको आप एक अच्छी या गुड पोजीशन साइजिंग कह सकते हैं। तो यार ये सारे पॉइंट्स थे जो फॉरेक्स मार्केट में डील करते वक्त आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो ये सारे पॉइंट्स आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करने से पहले आपको इन सारे पॉइंट्स से गुजरना पड़ता है, आपको इन सारे पॉइंट्स को स्टडी करना पड़ता है। तो बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं आपको इसका फॉरेक्स मार्केट का कुछ कंक्लूजन बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली फॉरेक्स मार्केट जो है वो कोई सिंपल चीज़ नहीं है कि आप जो है वो बैठे और आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी। बेसिकली ट्रेडिंग आप जो है वो किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शनल ट्रेडिंग या जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स की ट्रेडिंग है, तो इनमें जो है वो आपका काफ़ी टाइम लगता है। आपको जो है वो नई स्ट्रेटजीज जो है उनसे सीखना पड़ता है, आपको मार्केट ट्रेंड्स जो है वो देखने पड़ते हैं, आपको न्यूज़ जो है उस इकोनॉमिक न्यूज़ जो है उससे अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। उसके अलावा आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करते वक्त जो मेन चीज़ है, आपको इसमें जो है वो काफ़ी टाइम एफर्ट, और आप जो सबसे मेन चीज़ है वो है पेशेंस। आपका जितना ज़्यादा सब्र होगा ट्रेडिंग करते वक्त आपको उतना ही जो है वो उसका रिवार्ड मिलेगा। तो अब मैं आपको एक हल्की छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी एक रेजिस्टेंस है, आप चार्ट पैटर्न स्टडी कर रहे हैं, आपकी एक रेजिस्टेंस है, आप कहते हैं कि इधर से ये ब्रेकआउट कर जाएगा, तो मैं जब ये ब्रेकआउट करेगा तो मैं बाय की पोजीशन ओपन कर दूँगा। अब कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ एक कैंडल ने जब उस रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक किया, तो जो न्यू ट्रेडर्स जिनको आप कह सकते हैं वो उधर ही पोजीशन ओपन कर लेंगे। तो जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं जिनको इस फील्ड में काफ़ी अर्सा टाइम हो जाता है इस फील्ड में, वो हमेशा जो है वो उसकी रीटेस्टिंग का वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक कैंडल ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो जब अगली कैंडल या कुछ टाइम बाद जब वो उसी रेजिस्टेंस को दोबारा जो है वो रीटेस्ट करेगा, उसके बाद जो प्रो ट्रेडर्स जिनको आप कहते हैं वो उसके बाद एंट्री लेते हैं। तो इसमें आपको जो है वो पेशेंस काफ़ी हद तक, कुछ लोग होते हैं बस जो है रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है इधर ही जो है वो पोजीशन ओपन कर दो, और फिर उसमें जो है वो उनके स्टॉप लॉस हंट होते हैं, तो वो फिर कहते हैं जी कि ये मार्केट ही ठीक नहीं है। तो आपको जो है वो इस चीज़ में काफ़ी जो है वो पेशेंस दिखाना पड़ता है। इसके अलावा आपको ये ऐसी फील्ड है कि आप इसमें जितना भी जो भी नई चीज़ इसमें हर रोज़ जो है नई चीज़ जो है आपको इसमें सीखने को मिलती है। अब इसमें जितना डीप जाएंगे आपको उतनी ही नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। ये ऐसी इसमें स्ट्रेटजीज ऐसी हैं, ऐसे जो है इनके जो है वो टेक्निकल एनालिसिस आप कह सकते हैं जिसको, कि आप जो है वो रोज़ कोई नई चीज़ सीखो। रोज़ जो है वो इस मार्केट को जब आप स्टडी करते हो तो आपको रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ देखने को मिलती है। तो एंड पे जो है वो मेरा आपको सबको यही मशवरा है कि आप में से कोई भी बंदा
जो है वो ट्रेडिंग अगर शुरू करना चाहता है तो वो कभी भी जो है वो इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करे। आपके ब्रोकर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ब्रोकर्स आपके अवेलेबल हैं जो आपको डेमो अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ट्रेडिंग सीखें कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग के बारे में रिसर्च करें। उसके बाद आप चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करना सीखें। आप जो है वो मार्केट की अपडेट्स, जो न्यूज़ अपडेट इकोनॉमिक न्यूज़ होती हैं उनसे अपडेट रखें अपने आप को, ताकि जो भी इकोनॉमिक न्यूज़ आती है उस आपको जो है वो फ़ौरन उसके बारे में पता चले और फिर आप उसको जो है वो अप्लाई कर सके अपनी ट्रेडिंग पे। तो मेरा जो है एंड पे आप सबको यही मशवरा है कि कभी भी डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट ना करें। तो वो मैं आपको उसका बता रहा था कि बहुत से ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं जो आपको डेमो अकाउंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो है वो फंड्स आपको जो है वो आप खुद जितने मर्जी उसमें फंड डलवा के तो आप ट्रेडिंग, एक डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप जो भी नई स्ट्रैटेजीज या ट्रेडिंग सीखते हैं, तो जो भी नई स्ट्रैटेजी आप सीखते हैं उसको आप जो है वो अप्लाई करें। तो अप्लाई करें उसको अपनी ट्रेडिंग पे अप्लाई करें। और उसको अप्लाई करने का तरीका यही है कि आप कोई भी ऑनलाइन ब्रोकर जो है आपको अगर ऑनलाइन सर्च करें तो आपको बहुत सारे वेबसाइट ऑनलाइन ब्रोकर्स मिल जाएंगे। तो आप उन पे डेमो अकाउंट बनाएं और अपनी स्ट्रैटेजीज उस पर अप्लाई करें और अपना जो है वो ट्रेडिंग की बैक टेस्टिंग जिसको आप कहते हैं वो देखें कि आपने जो नई स्ट्रैटेजी सीखी है उसका विन रेशो कितनी है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। स्टे ट्यून टू माय चैनल टिल नेक्स्ट वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं अपने सोशल मीडिया के लिंक्स जो है वो शेयर कर दूंगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो डिस्क्रिप्शन में मैं सोशल मीडिया के लिंक्स शेयर कर दूंगा जिन पे जो है वो फॉलो मस्ट है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा डिस्कॉर्ड पर भी चैनल है जिस पर जो है वो मैं क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स के सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो मस्ट जॉइन देम, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अल्लाह हाफिज़।